हेलो प्यारे साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आज अपनी तैयारी को सुचारू रूप से बनाए रखे होंगे। आप सभी की मतलब जितने भी लोग आज की क्लास देख रहे हैं, आज 28 अगस्त को, तो आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड यूपी पैट का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड अगर बात की जाए तो पूरा एडमिट कार्ड नहीं आया है। इसमें अभी डेट, आपका पेपर कब है, टाइम किस समय में है और आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये चीजें यहाँ पर जो है शो कर गई हैं। तो आप जाके डाउनलोड जो है जरूर देख लीजिएगा। तो अपनी यही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यूपी ट्रिपल एससी पैट की ही परीक्षा पॉइंटर को आगे बढ़ाते हुए, आप सभी को पता है इसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर लिया था, जिसमें हमारे इतिहास कवर हो चुका है, अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो चुका है, ज्योग्राफी कवर हो चुका है, भूगोल कवर हो चुका है। आज हम जो यहाँ पर बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसके बाद मतलब इस क्लास के बाद फिर जो हमारी क्लास आएगी वो भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, मतलब की पॉलिटी से सेगमेंट से क्लास जो है आने वाली है। तो जुड़े रहिएगा, परमानेंट बने रहिएगा इस चैनल के साथ, जिससे कि आपको सारे एग्जाम्स के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे आज के हम किससे, आपके इकोनॉमी के क्वेश्चनों से। तो एक बार जोरदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो देख लेते हैं। अपने सबसे पहले टॉपिक है हमारा योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में टॉपिक है। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन जो है समिति का गठन किया गया था। दूसरा है, बाद में इसी समिति की सिफारिश 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन करके एक गैर सांविधिक एवं परामर्शदात्री निकाय के रूप में जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को क्या हुई थी, प्रारंभ हो गई थी। तो आप देख पा रहे होंगे 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठन किया गया। इसी समिति की सिफारिश के लिए 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, जो कि गैर सांविधिक एवं परामर्शदात्री निकाय था, संवैधानिक नहीं था, गैर संवैधानिक था। फिर भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, और उस समय उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नन्ना थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और योजना आयोग की जगह पर क्या आयोग आ गया था, नीति आयोग का जो है गठन कर दिया गया था। अब क्या नीति आयोग भी संवैधानिक है? नहीं, नीति आयोग भी आपका संवैधानिक नहीं है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान मतलब नीति आयोग का जो है गठन कर दिया गया है। नीति आयोग जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है, कुछ निर्देश भी देता है, कुछ नीतिगत गतिशीलता भी प्रदान जो है करता है। केंद्र एवं राज्य स्तरों पर सरकार की प्रमुख नीति कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श जो है यह उपलब्ध भी करवाता है। नीति आयोग के कुछ संगठनात्मक स्वरूप है। जैसे बात की जाए अध्यक्ष कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। काउंसिलिंग गवर्नर की बात किया, सभी राज्यों के सीएम एवं संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। उपाध्यक्ष की बात किया तो सुमन बेरी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त की गई हैं। पूर्णकालिक सदस्य की बात की है तो डॉक्टर वी.के. सासवत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर वी.के. पॉल हैं। पदेन सदस्य की बात किया तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण एवं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपके सीईओ बात करें तो परमेश्वरन अय्यर हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य की बात अगर करें नितिन जयराम गडकरी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल एवं राव इंद्रजीत सिंह बने हुए हैं। तो हम समझ पाए कुछ नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में। अब भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, कुछ कुछ इंपोर्टेंट है जो हम आपको बताते चलेंगे, कुछ कुछ आपके नॉर्मल पॉइंट होंगे। तो बात करें पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 है। अब देखो आप तारीख बोल जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम ये तो याद रखो 1951 से 1956 है, कम से कम इतना तो याद रखो ही रखो। इसमें उद्देश्य क्या था, युद्ध विभाजन हो गया था उस समय, है ना, भारत पाकिस्तान अलग अलग 2 राष्ट्र बने थे। युद्ध विभाजन से उत्पन्न को देश में उबारना है, संतुलित विकास संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना है, आर्थिक विषमताओं को न्यून करना है और कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता जीवन स्तर में सुधारना है। यह मॉडल जो है हेराल्ड डॉमर मॉडल के सिद्धांत पर कार्यरत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक जो है गठन किया रहा था। 1956 से 1961 तक राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास करना, रोजगार वृद्धि करना, आर्थिक विषमताओं में कमी करना है। पीसी महालनोबिस को 4 क्षेत्रीय मॉडल के रूप में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जाना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 के दौरान रही थी। इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि इसका भी लक्ष्य था, तीव्र औद्योगिक विकास था, कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता था, आधारभूत उद्योगों का विस्तार था, बेरोजगारी को दूर करना था, विषमताओं में कमी लाना था। यह जो मॉडल है योजना स्पष्ट रूप से किसी एक मॉडल पर आधारित नहीं है।
बल्कि महालोबेस के द्वारा द्वितीय योजना के ही मॉडल तथा डॉक्टर सैंडी के ड्रीम स्टेशन प्लानिंग मॉडल और प्रोफेसर सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के आयात निर्यात मॉडल पर यह आधारित है। योजना अवकाश 1930वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश रहा है 1966 से लेके आपके 1969 तक, जिसे हम योजना अवकाश के रूप में जानते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात किया तो 1969 से लेके 1974 के टाइम पीरियड में रही। इसमें उत्पादन वृद्धि, कीमत स्थिरता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, रोजगार में वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। यह मूलतः एलन एस ए मैत्रे और प्रोफेसर अशोक के रूप में विकसित किया गया मॉडल था, जिसे गाडगिल रणनीति भी कहा जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 1979 तक रही है और इसे एक वर्ष पूर्व ही आपके 1978 में समाप्त कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था स्वावलंबन, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को खत्म करना, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, रोजगार अवसरों में वृद्धि करना। अच्छा, इस मॉडल के लिए एक बहुत अच्छी बात पता क्या थी? इस मॉडल में ए टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच ऑफ टू फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया दस्तावेज पर आधारित थी। 66 क्षेत्रीय आगत निर्गत मॉडल पर इसको जो है योजना आयोग को बनाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपकी इंदिरा गांधी भी है, आपको ये भी याद रखना है, और इन्होंने ही गरीबी हटाओ का जो है नारा भी दिया हुआ था, तो ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 तक टाइम पीरियड में रही है। विकास दर में वृद्धि करना, निर्धनता में कमी लाना, रोजगार बढ़ाना, रोजगार में विषमताओं में कमी करना, गरीबी हटाओ का नारे के साथ छठवीं पंचवर्षीय योजना रही। इसको भी हेराल्ड डोमर मॉडल तथा महालोबेस मॉडल के द्वारा माना जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 के बीच में रही है। काम, भोजन, उत्पादकता के दौरान इस योजना में इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। दीर्घकालीन विकास युक्त उदारीकरण मॉडल भी इस योजना के तहत देखा जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना वही पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा जब हमारा बहुत ज्यादा सिस्टम जो है खराब हो चुका था उस समय, और हम बहुत ज्यादा आपके मतलब एलपीजी अपनाने के लिए जो क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। तो 1992-97 के दौरान आठवीं पंचवर्षीय योजना अपनाई गई थी। सदी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए नए अवसरों का सृजन करना, सक्रिय जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छ पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्धता, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, आधारभूत संरचना शुद्धिकरण करना था। और आठवीं योजना किसी एक मॉडल पर नहीं थी, बल्कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप यह जो आपकी योजना थी वो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को आपके अनुभव से सीख रही थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो आठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी वैश्विक लेवल पर जानी जाती है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 मॉडल तक रही है। सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान रही है। 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में 10वीं पंचवर्षीय योजना को बनाना था और अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल को रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान रही है। इसमें तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ क्षेत्रीय विषमताओं कम करते हुए समावेशी विकास करना था। यह योजना आयोग का दृष्टिपत्र तीव्र और समाविष्ट विकास मॉडल पर आधारित था। 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही। तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि का विकास था। योजना आयोग के दृष्टिकोण पत्र में तीव्र संपोषणीय अधिक समावेशी विकास का इससे जो है लक्ष्य रखा गया था। तो हमने यहाँ पर एक एक करके आपको सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात की है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का जो रूप है रूस से अपनाया गया था। रूसी नेता का नाम उस समय क्या था जिसने पहली बार पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण लागू किया? जोसेफ स्टालिन। तो रूस में पूरे विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को जोसेफ स्टालिन ने रूस में लागू किया था और रूस से ही हमने प्रभावित होकर भारत में इसको अपनाया था। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत, अधिक समावेशी विकास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? तो नीति आयोग को जाना जाता है। अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1978 से लेके 31 मार्च 1980 के दौरान अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य उद्देश्य रहा है? संपोषणी वृद्धि में। संपोषणी वृद्धि में 12वीं पंचवर्षीय योजना का रहा है। अभी मैंने बताया था ना संपोषणी वृद्धि, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में रहा है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1997 से। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 दौरान भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। चतुर्थ योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 74। और गरीबी उन्मूलन का जो नारा है या लक्ष्य है किस पंचवर्षीय योजना में? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का जो है नारा दिया गया था। चलिए बात करेंगे भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक दर अधिकतम कितनी रही है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपको देखने को मिलती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? मानसून की अनुकूलता। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है मानसून के अनुकूल भी रही और मानसून भी उस समय अच्छा रहा, तो मानसून की अनुकूलता के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही।
11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि पूछा जाए तो 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना है। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना अवकाश की अवधि अभी मैंने आपको बताया था, अवकाश काल रहा है, तो 1966 से 69 के दौरान 3 साल का जो है योजना अवकाश के रूप में माना जाता है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। संविधानेतर संस्था कौन सी है? तो योजना आयोग और नीति आयोग, मतलब कि संवैधानिक संस्था ना होकर ये गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन सी हैं आपकी? आपकी योजना आयोग तथा नीति आयोग है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश को स्वरूप क्या था? तो निवेश का स्वरूप प्रोफेसर महान लुबिस ने बनाया था। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर कितनी कौन से पंचवर्षीय योजना में रही है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलती है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान किसका सुझाव किसके मॉडल पर था? रोलिंग प्लान जो है जीडी मिडल के सुझाव पर था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित की थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें कृषि में ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिला था। छठी योजना में आईआरडीपी के अंतर्गत रणनीति के पूछी जा रही है क्या अपनाई गई थी? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में आपका प्रारंभ किया गया था। दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ये इंपोर्टेंट है ना, जो आपके स्टील प्लांट लगाए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में किस योजना में फैला था? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में जो है फैला हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्राइवेट एवं पब्लिक सेक्टर में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो किस टाइप में हमें देखने को मिलता है? चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर अर्थव्यवस्था के कई प्रकार होते हैं। अब आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी होंगी अपने एग्जाम में या अपने नोटबुक में पढ़ा होगा। अर्थव्यवस्था के प्रकार में नियंत्रण एक अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था जानी जाती है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जानी जाती है। विकास के आधार पर अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। भारत को जो है हम आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था में मानते हैं। वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो भारत इस समय खुली अर्थव्यवस्था, भारत शुरू से ही आपकी खुली अर्थव्यवस्था में। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर बंद अर्थव्यवस्था होगी। ज्यादातर सभी देशों में, ज्यादातर क्या 99.99% में ओपन इकोनॉमी है। एक बार भी सामान का आयात या निर्यात कर दिया गया तो उसको हम ओपन इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो उदारवादी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व में होता है। इसमें प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है। मांग एवं आपूर्ति के नियमों पर आधार पर इसका वितरण होता है, सप्लाई एवं डिमांड पर। बाजार की शक्तियां इसमें केंद्र में निहित होती हैं। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। बाजार की शक्तियों के द्वारा मांग, आपूर्ति और प्रतियोगिता जैसे जो तत्व होते हैं वो अनुपस्थित होती है। योग्यता और आवश्यकता के अनुसार इसका वितरण किया जाता है संसाधनों का। राज्य जो है कल्याणकारी भावना के तहत कार्य करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर राज्य एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों को स्वामित्व होता है। कहीं कहीं राज्य का मिलेगा तो कहीं कहीं निजी क्षेत्रों का मिलेगा। बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित होते हैं। मिश्रित मूल्य वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई डिमांड है तो उसके लिए सप्लाई कम करनी और रेट बढ़ा दे, तो ऐसा मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। निजी स्वामित्व की अवधारणा यहाँ पर स्वीकार जो है नहीं की गई है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की बात किया तो सार्वजनिक क्षेत्र में विभागीय उपक्रम है, वैधानिक निगम है, सरकारी कंपनियां हैं। वहीं निजी क्षेत्र में एकल स्वामित्व है, साझेदारी मतलब एकल मतलब प्रोप्राइटर होते हैं, साझेदारी मतलब ज्वाइंट फर्म में होती है, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति, बहुराष्ट्रीय कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी, जिसमें निजी कंपनी भी आती है और सार्वजनिक कंपनी के तहत भी आता है। अब इसमें हम अगर पढ़ें संयुक्त पूंजी कंपनी में तो आपका सार्वजनिक कंपनी एवं निजी कंपनी के बारे में। सार्वजनिक कंपनी पर संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। एक तरीके से आप ये कहो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। रोजगार की सुरक्षा के प्रदान की गारंटी भी देता है। वहीं प्राइवेट अगर बात की जाए तो परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। जैसे अंबानी की हो गई है ना, टाटा की हो गई, तो इस तरीके से अडानी की हो गई, निजी स्वामित्व होता है। वस्तुएं एक व्यक्ति या कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाती है। अधिकतम कमाना होता है लाभ। इनको लाभ से उद्देश्य मतलब होता है। जैसे पहले जियो आया था, पहले क्या लॉलीपॉप दिया, क्या दिया? लॉलीपॉप फ्री फ्री फ्री। और अब क्या हो रहा है? अब देखा जाए तो
रुपए से कोई भी नीचे का रिचार्ज नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं पहले लॉलीपॉप देके अब खून चूस रहे हैं, तो इसको लाभ कमाना कहते हैं। रोजगार और श्रमिक असुरक्षित होते चले जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है, मतलब कि जो आपके पब्लिक एवं प्राइवेट होते हैं वो दोनों लोग सहयोग के साथ जो है कार्य करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 से 67 के दौरान हुई थी। अधिक उपज देने वाले जो बीज होते हैं उनको बोया जाता था, नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता था और फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि करके हरित क्रांति को कहा जाता था। विश्व के लेवल पर अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें, नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। भाई भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का जो है प्रयोग किया जाता है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्न में भारी वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। दूसरी हरित क्रांति आई, पहली हरित क्रांति तो आपको पता होगा गेहूं, मक्का, चावल तक सीमित रहा है, लेकिन दूसरी हरित क्रांति का लक्ष्य जो है, अब हरित क्रांति के अब तक जो लाभ नहीं मिले जिन चीजों को, जैसे पानी, बीज, पानी और उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। साथ में यहाँ पर उन्नत बीजों का चयन करके भूमि के आधार पर किया जाएगा, जिसमें मोटे अनाजों का उत्पादन के लिए यहाँ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी के साथ साथ मत्स्य पालन को भी बढ़ाना है। 2006 के विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति को आह्वान जो है किया हुआ था। दूसरी हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी, बायो टेक्नोलॉजी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग को प्रयोग करके अधिक उत्पादकता और गुणवत्ता वाले बीजों का ध्यान विकास करना है। द्वितीय हरित क्रांति में टपकन सिंचाई, आपने समझा होगा, टपक टपक के पानी गिरता है। फव्वारा सिंचाई देखा होगा आपने, एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया से पानी निकलता रहता है। ये तरीकों का आपका अनुकूल साधनों का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। कुछ हरित क्रांति संबंधी कुछ शब्दावली है, जैसे हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा प्याज उत्पादन से, भूरी या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन से, ब्लैक क्रांति खनिज तेल में आत्मनिर्भरता कोयला से संबंधित है, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट के उत्पादन से, गोल्ड क्रांति आलू के उत्पादन से, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय के उत्पादन से और हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से संबंधित है। तो देखो इन आपको क्रांति को याद कर लेना, क्योंकि मिलाने के लिए जो है ऑप्शन आ जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है, जो खाद्यान्न उत्पादन में उसमें आत्मनिर्भरता भारत को लाना है। गोल्ड क्रांति संबंधित आलू उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। HBY कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति के अंतर्गत कहा जाता है। गुलाबी क्रांति जो है प्याज के उत्पादन संबंधित है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक है, किस देश से संबंधित, तो अमेरिका देश से संबंधित है। हरित क्रांति का जो अर्थ है, कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग करके प्रति एकड़ फसल को उपज को बढ़ावा देना है। भारत में हरित क्रांति के दौरान अनाजों का अत्यधिक उत्पादन चावल एवं गेहूं में देखा गया था। जो पहली हरित क्रांति थी वो गेहूं एवं चावल में सबसे ज्यादा इसका जो है बढ़ावा किया गया था, लेकिन वर्तमान में और भी चीजों में किया जा रहा है, मोटे अनाजों में किया जा रहा है ना, दालों में किया जा रहा है। तो इस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। हरित क्रांति से भारत के राज्य सर्वाधिक लाभ हुए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में पीली क्रांति में उत्पन्न हुई। भारत में हरित क्रांति के प्रेरता एमएस स्वामीनाथन है और हरित क्रांति के सबसे अधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन में जो है देखने को मिला। दूध के विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित बात करें तो मिल्क डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल फ्लड, दूध विकास की बात की जाए, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964-65 में हुई थी पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें दूध के क्षेत्र में क्रांति लाना था। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में हुआ है। प्रथम चरण 1970 से 80, द्वितीय चरण 1980 से 85 और तीसरा चरण 85 से 96, मतलब 5-5 साल में याद कर लो, 1977 से 96 तक याद रहेगा। दूध के व्यवसाय संबंधित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। मान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना गुजरात में है। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर आपके बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर और इरोड में है। बात की जाए यहाँ पर आपके राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के द्वारा विकसित कुछ खिलौने जैसे समरूपा, गरिमा द्वितीय, महिमा, पूर्णिमा, ललिमा, समरूपा और हिसार गौरव। तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जिससे याद बने रहे आप लोगों को। मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको वो चीज पढ़ने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आ जाते हैं, वैसे आते कम है लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, पुराना डेटा हो गया ये वाला, तो इसलिए। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का संबंध जो है दूध की आपूर्ति से है। श्वेत क्रांति का किस उद्योग संबंधित है, दूध के उत्पादन से। दूध क्रांति में श्वेत क्रांति का श्रेय जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है।
1977 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना शुरू की। इस नाम को श्वेत क्रांति कहा जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई। दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन, देखभाल, दूध की खरीद तथा दूध के विभिन्न उत्पादों के प्रोसेस जो है डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत की जाती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, भैया एक क्वेश्चन पक्का। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में 1 जनवरी 1949 को है ना, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था और मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार यहां पर प्रदान किए गए थे। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से राष्ट्रीयकरण करके नाम बदलकर एसबीआई जो है कर दिया गया था। तो एसबीआई का नामकरण किससे किया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से किया गया था 1 जुलाई 1955 को। अच्छा, वाणिज्यिक बैंकों को चरण देखने को मिलता है। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये आपके 14 बड़े बैंकों का 1969 में आपका क्या गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरी बार हुआ 1980 में, जिसमें 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसके तहत आंध्र प्रदेश बैंक लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और विजया बैंक जो है शामिल किए गए थे। अच्छा, बैंकिंग सुधार से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, आप लोग अभी तक चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में अगर आप देखोगे, हमने 5 घंटे की एक वीडियो बनाई है, घटना चक्र वाली पूरी किताब पढ़ा दी है। दूसरी वीडियो हमने RWA वालों की, रोजगार वित्त अंकित वालों की हमने पूरी किताब पढ़ा दी है। तो भाई ये चैनल आपके लिए समर्पित है यूपी के एग्जाम के लिए। कम से कम इतना तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप मोटिवेशन मुझे दे ही सकते हो। बैंकिंग सुधार से बात करें तो बैंकों का विलय जो होता है कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सुदृढ़ बैंकों की अस्थियां भी ऋणात्मक प्रभाव से पड़ने लगता है। सीधी सी बात कह रही है कि कोई भी एक अच्छा बैंक है, मान लो कोई ए नाम का बैंक है, अच्छा बैंक है, बढ़िया बैंक चल रहा है, लेकिन कोई एक्स नाम का बैंक है, भाई इसकी स्थिति खराब है। अब इसको अगर इसमें मिला दोगे ए में, तो क्या होगा? हो सकता है ए की भी स्थितियां जो है खराब हो जाए, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। खैर, देश के कतिपय बड़े बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना है। कमजोर बैंकों की पुनर्स्थापना के लिए नैरो बैंकिंग की अवधारणा को माना गया है। बैंकों को स्वयं ब्याज दरें और करने की छूट यहां पर दी गई है। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दान को रोक दिया जाए, जिससे बैंकों का जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें कमी लाने की बात की जा रही है। बैंक में प्रत्येक वयस्क का एक खाता हो। अलग अलग क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र में अलग अलग बैंक जो है कार्यरत होने चाहिए। भारत में कुछ बैंक है, जैसे कब स्थापना की गई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में की गई थी, सबसे पहला बैंक है। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापना की गई। बैंक ऑफ बॉम्बे की 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की 1843 में, इलाहाबाद बैंक की 1865 में, अवध कॉमर्शियल बैंक की 1881 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में जो है इसकी स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की 1921 में, बैंक ऑफ मैसूर की 1913 में, भारतीय स्टेट बैंक की 1955 में इंपीरियल बैंक को ही मिलाकर किया गया था। आईडीबीआई बैंक 1964, आईसीसीआई बैंक 1994, एचडीएफसी बैंक 1994, एक्सिस बैंक जो है 1993। ये कुछ बैंक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक है, ये सभी की स्थापना कब की गई मैंने आपको बताया है। अच्छा, भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक सबसे केंद्रीय भारत का बैंक है, लेकिन इसके बैंक के अंतर्गत अनुसूचित बैंक आते हैं और गैर अनुसूचित बैंक आते हैं। अब गैर अनुसूचित बैंक की तो बात अलग ही कर देंगे। अनुसूचित बैंक में एक वाणिज्यिक बैंक आते हैं, एक सहकारी बैंक आते हैं। सहकारी बैंक हम एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिन्हें शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक के अंतर्गत रखते हैं। वही वाणिज्यिक बैंक एक विदेशी बैंक होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में भी आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग है और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जो है अलग है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबी होते हैं और निजी क्षेत्र के बैंक जो प्राइवेट बैंक होते हैं। तो आप समझ पाएंगे भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेश की? तो आईसीआई ने। याद रखिएगा, एसबीआई ने मत टिक लगा दिया, एसबीआई ऑप्शन में आता है। सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की सेवाओं की शुरुआत जो है आईसीआई बैंक के द्वारा की गई थी। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे चरण का राष्ट्रीयकरण जो है 6 बैंकों किया गया था 1980 में। बात करें भारत में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति शामिल है? तो अग्रिम एवं निवेश में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो हम कहेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है।
कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? आपका नाबार्ड बैंक प्रोत्साहित करता है। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण किसकी कौन सा परिवर्तन यहाँ पर है? कर परिवर्तन नहीं है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च के टाइम चलता है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में जो सरकार को वित्तीय अभिकर्ता है वो आरबीआई जो है सलाहकार के रूप में कार्य करता है। भारत में विदेशी विनिमय संचय रख रखाव किसके हाथ में है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो आरबीआई बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार 10,000 रुपए तक का है। जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है, रिजर्व बैंक पर ब्याज देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अब कुछ योजनाएं हैं केंद्र सरकार के द्वारा, कुछ योजनाएं हैं। अब इन योजनाओं के लिए हम ना क्या करेंगे, एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी, पेट के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगी, तो हम उनकी अलग वीडियो बना देंगे। कितनी योजनाएं देखें, आपकी 79 योजनाएं हैं और आपकी 2020 तक हो सकता है पुरानी योजनाओं को पूछ लिया जाए, इसीलिए ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट रहती है, तो हम इनको बात हम एक अलग वीडियो में कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी पॉलिटी संबंधी वीडियो आएगी। कैसे? पॉलिटी संबंधी वीडियो आएगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।